जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। मैंने हे कृष्ण चीलम सुलगाइए की पहली कड़ी से आपको दो चार कराया था। मुझे उम्मीद है कि यह आपको अच्छी लगेगी। यह राजनीतिक व्यंग्य है। तो पहली कड़ी में मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इतनी जल्दी जल्दी जिगर मत जलाइए, मगध की सीमा पार कर बनारस पहुँचने दीजिए तो आपको बनिया वाला सोमरस पिलाएंगे। तो दूसरी कड़ी ये रही। इसके लेखक वरिष्ठ पत्रकार विभीष त्रिवेदी लिखते हैं कि बनारस का नाम सुनते ही अर्जुन चौंक पड़े। अत्यधिक टान से लाल लाल हो चुकी आंखों को कृष्ण पर तरेरा। आप पांडवों के साथ हैं या कौरवों से मिले हुए हैं? दुनिया जानती है कि आजकल बनारस में धृतराष्ट्र डेरा डाल रखा है। आप कहीं मुझे बनारस में फंसाना तो नहीं चाहते हैं? मैं धृतराष्ट्र को अपने लोकेशन का पता ही नहीं चलने दूंगा। कौरवों को भ्रमित करने को मैंने फूलपुर में लड़ने की सहमति दी। अब वे फूलपुर में चक्रव्यूह सजाएंगे और मैं अचानक अपने अघोषित कुरुक्षेत्र के मैदान में उतर जाऊंगा। युद्ध और चुनाव में हर दाव जायज है। श्री कृष्ण डर गए। ये अर्जुन कहीं अपनी व्यूह रचना का खुलासा पहले ही न कर बैठे। श्री कृष्ण ने लगातार बरबरा रहे अर्जुन को एक टान पिलाने में ही भलाई समझी। गांजा लठिया कर चिलम सुलगा दिया। अर्जुन ने टान मानकर आसमान की ओर धुआं छोड़ा। आंखें बंद की, आधा घंटा चुप रहे, फिर बुदबुदाने लगे। कृष्ण की आंखों में झांकते हुए बोले, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। एक साथ भूत, भविष्य और वर्तमान देख रहे होते हैं। कृपया बताइए कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है? अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ, खुद पर भरोसा रखिए। आपसे बड़ा धनुर्धर इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। नहीं, मैं महाभारत काल की बात नहीं कर रहा हूँ। गांजा का टान मारते ही कभी कभी रामायण काल में चला जाता हूँ। वो रामचंद्र मुझे ललकारने लगता है। मैंने उसे खराव देकर अंशकालिक सेनाध्यक्ष क्या बनाया? वह तो मेरे जीते जी सिंहासन हड़पने के मंसूबे बांध लिया। दिक्कत यह है कि वह मेरी ताकत व हर कमजोरी जानता है। नालंदा के मैदान में युद्ध की चुनौती देते हुए मेरी नाभि में बाण मारने की धमकी देता है। हे मधुसूदन, आपकी कैसी माया है? एक सिंहासन के लिए रामायण महाभारत दोनों काल के किरदार निभाने पड़ेंगे। हे अर्जुन, अधिक डोज लेने से आप विभ्रम के शिकार होते हैं। महाभारत पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपकी लड़ाई धृतराष्ट्र से है। आपको यह देखना है कि किन किन प्रदेशों के नरेश हमारे साथ आ गए। अब तक किन किन क्षत्रपों ने हमारे खेमे में शामिल होने का वचन दे दिया है। अर्जुन चहके। चारों तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। भुजंग भैया फिर से मेरी बाहों, गले और सीने से लिपट रहे हैं। एक बार फिर साबित हो गया है कि मेरा डीएनए चंदन जैसा सुगंध शुद्ध और सुगंधित है। मेरा चरित्र नलजल सा पवित्र है। अगर किसी ने उंगली उठाई तो भुजंग भैया विष वमन करेंगे। भले ही घटोत्कच सिंहासन के लिए मचलते हुए दक्षिण में पदयात्रा कर चला गया है, लेकिन उसकी अम्मा ने साथ का भरोसा दिया है। यह सब सुनते हुए अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मेरे सामने अब सिर्फ एक लोचा है। इस अभिमन्यु का क्या करें? मुझे डर है कि अगर इसके शरीर में फिर से धृतराष्ट्र की आत्मा प्रवेश कर गई तो क्या होगा? मधुसूदन चौंके। यह आप क्या कह रहे हैं पार्थ? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं एक दिन रामायण के विभ्रम में था। उसे रामचंद्र के अश्वमेध का घोड़ा रोकने का टास्क सौंपते हुए लव कुश की सेना लेकर जिला मुख्यालयों में प्रस्थान करने का निर्देश दिया। मिथिलापुरी पहुँचते ही उसने कुश की वर्दी उतारी और स्वयंभू अभिमन्यु बन गया। एक पोस्टर टांगे घूम रहा है जिसमें आप सारथी और मैं अर्जुन हूँ। बगल में वह अभिमन्यु बनकर खड़ा हो गया है। बार बार चक्रव्यूह तोड़ने का दंभ भर रहा है, लेकिन उसका लघुआ भगुआ
सवाल उठाए फिर रहा है कि आखिर बार बार अर्जुन के हाथों अभिमन्यु का वध क्यों कर दिया जाता है। उनका आरोप है कि अर्जुन के इशारे के बिना कुछ समाज के लड़ाके होटल मौर्या में अभिमन्यु वध का चक्रव्यूह नहीं रच सकते। तो ये रही दूसरी और अंतिम कड़ी, आप इसे सुने और गुने। मैं आपको बता दूं कि यह विशुद्ध व्यंग रचना है जो राजनीति को केंद्र में रखकर रची गई है। यहाँ महाभारत का प्रसंग लिया गया है और उसके पात्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। इरादा किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष को ठेस पहुंचाने का नहीं है। तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार। जाते जाते मेरा आग्रह होगा कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने सुनने के बाद शेयर भी करें और कमेंट भी अवश्य दें।